नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। मैं हूं आपके साथ कृपानंद। वसीयत से संबंधित पारिवारिक, सामाजिक व कानूनी पहलू क्या है, उसके बारे में आज आपको अवगत करवाएंगे। एक अच्छी वसीयत पारिवारिक सौहार्द को निभाने में जितनी अच्छी भूमिका निभाती है, वैसे ही एक विवादित वसीयत पारिवारिक मनमुटाव व क्लेशों को बढ़ावा देती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे पास एक खास मेहमान मौजूद हैं। वो हैं हाई कोर्ट दिल्ली के अधिवक्ता श्री अनिल देवलाल जी। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए श्री अनिल देवलाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देवलाल जी, सबसे पहले हमारे समाचार प्रसार न्यूज़ चैनल के दर्शकों को बताइए कि वसीयत क्या है और कितने प्रकार की होती है। वसीयत किस तरह की संपत्ति का किया जा सकता है, वसीयत का क्या महत्व है और वसीयत कितने वक्त के लिए मान्य हो सकती है। नमस्कार। वसीयत, जिसको इंग्लिश में विल बोला जाता है, ये किसी भी व्यक्ति की इच्छा का एक लिखित घोषणा पत्र है कि मैं अपनी मर्जी से ये संपत्ति या ये चीज़ अपनी इच्छा से किसी को दान कर रहा हूँ। वसीयत कितने प्रकार की होती है? जनरली इसमें प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन इसको पंजीकृत और अपंजीकृत दो भागों में आप विभक्त कर सकते हैं। कानूनी रूप से पंजीकृत होना बहुत अनिवार्य नहीं है वसीयत का, लेकिन यदि इसको पंजीकृत किया जाता है तो इसका मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। वसीयत जो की जाएगी उसमें एंसेस्ट्रल या जिसको पुश्तैनी संपत्ति की कहा जाता है, उसकी वसीयत नहीं की जा सकती। इसमें वसीयत सिर्फ उस चीज़ की जाएगी कि जो संपत्ति आपने स्वआर्जित की हो, उसमें चल या अचल संपत्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, लेकिन आपके अपने द्वारा वो अर्जित की गई हो। वसीयत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी खुशी से जो संपत्ति किसी को दान करना चाहे, तो उसके मृत्यु के उपरांत जब वसीयत को हम प्रोबेट कराते हैं या अपने नामांतरण कराते हैं, तो उसमें कोई फिर लाग लपेट नहीं होता, क्योंकि वो वसीयत उस व्यक्ति की आवाज़ मानी जाती है कि हाँ, ये वसीयत इस व्यक्ति ने इसके नाम की है। वसीयत कब तक मान्य रहती है? जब तक वसीयत करने वाला स्वयं उसको न बदले, तब तक वही वसीयत मान्य होती है। और मृत्यु के बाद वो वसीयत बिल्कुल एक सॉलिड प्रूफ के रूप में माना जाएगा, तब उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो वसीयत के बारे में ये है कि लिखित घोषणा पत्र है और ये अपनी संपत्ति को, स्वआर्जित संपत्ति को आप किसी को भी किसी प्रकार से दान कर सकते हैं, और ये मात्र सिर्फ उसी व्यक्ति की इच्छा से चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देवलाल जी, अगर कोई व्यक्ति वसीयत कराना चाहता है तो किन किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जो व्यक्ति वसीयत करना चाहता है, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि वह संपत्ति उसकी अपनी हो, किसी भी प्रकार से पारिवारिक संपत्ति ना हो या पुश्तैनी संपत्ति ना हो। दूसरी बात, वह संपत्ति लिखित में हो। ओरली आप वसीयत नहीं कर सकते, वो संपत्ति लिखित में होनी चाहिए। तीसरी बात, जो कानून के अनुसार है उसमें एक लिखित फॉर्मेट पे बना के और उसमें दो गवाह होने चाहिए। ये तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो पुश्तैनी ना हो संपत्ति, क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति को आप वसीयत नहीं कर सकते, क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। स्वार्जित संपत्ति हो, लिखित प्रारूप में हो, और तीसरा उसमें दो गवाह अभिपुष्टि के लिए अति आवश्यक है। ये तीन चीज़ों को वसीयत करने के लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है। देवलाल जी, वसीयत के मामले में पर्सनल लॉ क्या कहता है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्सनल लॉ क्या मुस्लिम का ही होगा? हिंदू लॉ के हिसाब से तो जो हमारे कानून में, जो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसके हिसाब से हमारा जो हिंदू लॉ है वो उस हिसाब से चलता है। रही मुस्लिम लॉ की बात, तो कमोबेश वो भी संविधान के हिसाब से ही चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने शरीयत कानून के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन किया है इसमें, कि जैसे
हिंदू कानून में है कि आपको अपनी स्व अर्जित संपत्ति को संपूर्ण रूप से अपने अनुसार डिस्पोजल करने का अधिकार है, लेकिन इसमें उनको असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। उसमें यह है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का 1/3 माने 1/3 ही दान कर पाएगा और 2/3 उसके उत्तराधिकारियों के लिए बचा रहेगा। दूसरी बात यह है कि किसी सूरत में ऐसा हो कि वो व्यक्ति गरीब हो, उसके जो अंतिम संस्कार पे या उस पर उधार हो, किसी तरह का खर्चा उस पर लाइबिलिटी हो उस पर, तो वो संपत्ति में से पहले वो दिया जाएगा, उसके बाद वो संपत्ति का वसीयत की जाएगी या विल लिखी जाएगी। तीसरी बात इसमें यह है कि शिया और सुन्नी संप्रदाय में थोड़ा सा फर्क है। शिया समुदाय में यह है कि वसीयत लिखने की अवधि से 6 महीने बाद तक होने वाला जो संतान है वो इसमें कवर हो जाता है। लेकिन शिया विधि में वैसे तो लिखा गया है कि वसीयत लिखने की अवधि से 10 माह बाद भी अगर कोई जन्म लेता तो वो भी इंक्लूड होता है। लेकिन शिया और सुन्नी में थोड़ा सा फ़र्क है। शिया जो है मान लेते हैं कि उसने जो वसीयत करी वो उनके अगले उत्तराधिकारी को जाएगी, और बाकी इसमें जो सारा प्रोसेस है वो फिर कानून के हिसाब से चलेगा। और अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आता है, अगर मान्य कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है, अगर न्यायालय में जाता है तो न्यायालय फिर इसको सक्सेशन एक्ट की तरह ही डील करेगी। जो उत्तराधिकार अधिनियम सबके लिए है, जो संविधान का नियम है वो सबके लिए है, वो सब पे लागू होगा। तो ये पर्सनल लॉ का थोड़ा सा अपना एक शरीयत जो विधि है वो थोड़ा सा इनके ऊपर लागू की गई कि ये सिर्फ 1/3 दे सकते हैं, एंसेस्ट्रल तो बिल्कुल नहीं दे सकते, और स्व अर्जित में से भी 1/3 प्रॉपर्टी ही दान कर सकते हैं। ये चीज़ है इसमें। देवलाल जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराया जाना कितना ज़रूरी है? हमारे नियम कानून और संविधान के हिसाब से तो वसीयत का पंजीकरण कराना उसको कोई अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात वसीयत की जाएगी तो वो उसका एक ढंग से डाइंग स्टेटमेंट माना जाएगा। जो उसने मृत्यु से पहले कहा है वो सर्वकालिक सत्य माना जाएगा, उसको पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ ये है कि अगर पंजीकृत करा ली जाए तो थोड़ा सा आपका मतलब जो दावा है वो ऑथेंटिक हो जाता है, वजनी हो जाता है, और थोड़ा सा उसका मूल्य बढ़ जाएगा। बाकी पंजीकृत और अपंजीकृत में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है, और इसको पंजीकृत कराना अनिवार्य भी नहीं है। क्या वसीयत कराते वक्त किसी तरह का शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है? कोई बीमार व तहसील जाने से लाचार व्यक्ति किस तरह अपनी संपत्ति का वसीयत करवा सकता है? देवलाल जी जरा इसको विस्तार से बताइएगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वसीयत करते वक्त कोई शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है, नहीं दी जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। तो मैं अभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बता दूं कि वसीयत पे किसी तरह का शुल्क या कोई स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं होता है। ये एक आप साधारण कागज़ पे बना सकते हैं, और उसी को बाद में अगर आवश्यकता पड़ती है तो पंजीकृत करके उपनिबंधक या रजिस्ट्रार कार्यालय जिसको बोलते हैं वहाँ दे सकते हैं। वहाँ रजिस्ट्री करते हुए या दाखिल खारिज करते हुए या नामांतरण करते हुए जो खर्चा उसका आएगा, दाखिल खारिज का, नॉट वसीयत का, जो दाखिल खारिज का खर्चा होगा सिर्फ वो देय होगा। बाकी वसीयत पे कोई शुल्क, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। तो आपके माध्यम से मैं दोबारा दर्शकों को इस बारे में बता रहा हूँ कि इस भ्रांति में न रहें कि वसीयत पे किसी भी प्रकार की कोई शुल्क, कोई स्टाम्प ड्यूटी या कोई टिकट उसके ऊपर से नहीं चिपकता है। जब आप उसको स्थानांतरण कराते हैं या नामांतरण कराते हैं तब जो वहाँ की फॉर्मेलिटी है सब रजिस्ट्रार ऑफिस की, मात्र वो शुल्क आपको देय होगा। दूसरी बात, आपने ये सवाल किया कि बीमार या लाचार व्यक्ति जो है उनकी वसीयत कैसे की जाए। इसमें सर 2 चीज़ें हैं। जैसे कि पर्सनल लॉ में भी आप बात कर रहे थे, उसमें भी है कि अगर कोई व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो भाव भंगिमा या इशारे इस प्रकार से कर पाए कि भाई मैं इसको देना चाह रहा हूँ, वहाँ पे कोई व्यक्ति लिखे, उसके स्थान पर लिखे, और वो उसको ऑथेंटिक करे कि हाँ ये बिल्कुल मेरे कहने पर सही लिख रहा है, और वहाँ पे भी आपके गवाह होने चाहिए। अगर व्यक्ति इस सूरत में है कि वो बिल्कुल ही किसी हालत में लिख ना पाए तो वहाँ पे फिर रजिस्ट्रार को बुला जाएगा। जो तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रार होते हैं या क्षेत्र स्तर पर पटवारी कानून, जो भी उनके अधिकृत अधिकारी होंगे, वो अधिकृत अधिकारी आएंगे, उनकी उपस्थिति में वो विल लिखी जाएगी। उसके बाद उनका अंगूठा लगाया जाएगा। फिर उनको चाहे वो आँखों के माध्यम से, अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट आँखें काम करती हैं,
तो उस टाइम पे आंखों के इशारे से या इस तरह की भाव भंगिमाओं से उनकी स्वीकृति ली जाएगी कि जो आप वसीयत लिख रहे हैं वो ठीक है। आपके सामने ये उनको पढ़ के भी सुनाया जाएगा कि ये वसीयत आपने लिखी है, ये हमने लिखी है, इस पे आपके अंगूठे लगा दिए हैं, ये 2 गवाह हैं जो इसको अभिपुष्टि कर रहे हैं, क्या ये सही है। अगर वो अपने इशारे से उसको सही मानते हैं तो तब वो वसीयत वैलिड मानी जाएगी। तो ये है बीमार और लाचार व्यक्ति के संबंध में। यदि वो स्वयं से हल्का फुल्का उठ बैठ सकता है तो ठीक, अदरवाइज उस स्थिति में तहसील से या रजिस्ट्रार कार्यालय से कोई आदमी उसके घर आके ये सुविधा उनको उपलब्ध कराएंगे। देवलाल जी, क्या एक ही संपत्ति पर 2 वसीयत आ जाए तो कौन सी वसीयत को सही माना जाएगा, पहले वाला या बाद वाला? बाद वाले वसीयत में किन बातों का उल्लेख होना जरूरी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो जो वसीयत करने वाला व्यक्ति होता है, साधारण तौर पर वो एक बार वसीयत करता है। यदि वसीयत दोबारा हुई है तो उसमें सबसे पहले अगर आप उस वसीयत को चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके दिमाग में कोई नई बात आई है, या परिस्थितियों में चेंज हुआ है, या कोई ऐसा वातावरण बना है कि जिससे आपको अपनी विल चेंज करने का कारण मिला है। जाने तो हो सकता है वो वसीयत किसी और के नाम से हो, ये भी दूसरा परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति के नाम से वसीयत करा दिया गया, जो वसीयत दूसरा वसीयत आ गया मुकदमे के दौरान। हाँ, तो इसमें ये होगा कि जो पहले वाली वसीयत है वो मानी जाएगी, लेकिन जब दोबारा वसीयत वही व्यक्ति करेगा, दोबारा वसीयत करेगा तो लेकिन किसी दूसरे के नाम से करेगा तो लेकिन उसमें उन कारणों को उल्लिखित करेगा कि मैंने इस कारणवश ये प्रॉपर्टी इसके नाम ट्रांसफर करी है। पहले जैसे उन्होंने अपने एक बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट जानना यह है कि स्वार्जित संपत्ति हो, क्योंकि अगर एंसेस्ट्रल होगी तो वो तो बेटे का नाम अपने आप चलेगी। अगर उन्होंने एक विल पहले बेटे के नाम कर दी कि आज से ये विल आपकी है, कल हो सकता है उस बेटे ने उनको धमकाया, उनके साथ अच्छा व्यवहार न किया हो या अनाचार दुराचार जो भी उनके साथ किया हो, तब वो उसी संपत्ति को दूसरे बेटे के साथ करना चाह रहे हैं तो वो उसमें मेंशन करेंगे कि इसने तारीख को मैंने ये वसीयत की गई थी कि मेरे द्वारा ये वसीयत की गई थी और इन कारणों से मैंने इस वसीयत को अब उसके नाम न करके अपने विवेक से बिना किसी दबाव के इस लड़के के नाम कर दिया है। और हो सकता है कि अगर माना उसमें जरूरत भी पड़े उसको प्रोवेट करने की तो उनको खुद भी जाना पड़ेगा इस बात का साक्ष्य देने के लिए। मैंने अगर माने उसमें डिस्प्यूट पैदा होता है, इन केस अगर दोनों भाइयों में डिस्प्यूट पैदा होता है कि जी ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर ये मामला न्यायालय तक जाता है तो जो विल करने वाले हैं उनको भी ये बताना पड़ेगा जी मैंने इन कारणों से विल चेंज कर दी है और अब मेरी विल यही है। तो उसमें कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना पड़ेगा कि मैंने किस वजह से ये प्रोवेट विल चेंज की है और तब उस सूरत में बाद वाली विल मानी जाएगी। ये तो हुआ कि जब वो जीवित है, जब वे वसीयत करता जब मर गए और बाद में 2 बिल आ जाता है उसी कोर्ट में जहाँ सुनवाई हो रही है, उस दरमियान क्या हो सकता है? उस सूरत में जो दूसरी वाली बिल है वो मानी जाएगी, बाद वाली बिल मानी जाएगी, क्योंकि तब वो जिंदा थे जब उन्होंने विल करी, तब भी वो जिंदा थे जब उन्होंने दूसरी विल करी, तब उस सूरत में दूसरी विल मानी जाएगी। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर डिस्प्यूट होता है तो सिविल केसेज में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कि साक्ष्य का भार जो है वादी के ऊपर आता है कि जो अपने आप को साबित करना चाहता है। अगर माने पहले वाला कहेगा जी ये विल सही है तो उसको उसके पक्ष में तर्क या साक्ष्य देने पड़ेंगे कि ये विल सही कैसे है, नहीं तो वो सेकंड वाली विल सही मानी जाएगी। और अगर पहले वाला कोई सही साक्ष्य पेश कर देता है कि जी इन्होंने ज़बरदस्ती में करी, इनके ऊपर दबाव था, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या इन्होंने धमका के कराया, तो वो साक्ष्य उनको देने पड़ेंगे। अगर वो साक्ष्य देने में सफल रहते हैं तो तब उस वसीयत में कुछ काटछाट की जा सकती है, अदरवाइज वो सेकंड वाली वसीयत मानी जाएगी। वसीयत की गई जमीन की कब दाखिल खारिज होती है और कैसे होती है? देवलाल जी इसको स्पष्ट कीजिए। वसीयत से दाखिल खारिज या नामांतरण करवाना, जिस व्यक्ति ने वसीयत की है उसकी मृत्यु के पश्चात उस कागज को आप न्यायालय से प्रोवेट करा के और उसके बाद लेखपाल के समक्ष उस वसीयत को और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करेंगे कि ये व्यक्ति मर चुके हैं और इनकी वसीयत ये है, इसमें साक्षी ये हैं, वो विधिवत प्रारूप पे उनके सामने दी जाएगी। और अगर वो न्यायालय से प्रोवेट है तो वो सीधे सीधे उस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो जाएगी।
यदि उसमें कोई किसी प्रकार का किसी को संशय या कोई वो चीज़ लगती है तो वो उनको न्यायालय से प्रोवेट करा ले, और न्यायालय से प्रोवेट करने के बाद फिर लेखपाल के समक्ष प्रस्तुत कर दे, लेखपाल उसको तुरंत हाथ के हाथ ट्रांसफर कर देगा। बाकी इसका नामांतरण में कोई ऐसा कन्फ्यूजन न रखें, हमारे दर्शक लोग कोई ऐसा कन्फ्यूजन न रखें। वसीयत अगर आपके पास है तो आप लेखपाल के पास वसीयत लेके जाएंगे, और वसीयत के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, और उसमें जो अभिसाक्षी है, अगर आवश्यकता पड़ने पर हो सकता है लेखपाल कहे अभिसाक्षी हैं या नहीं है, तो हो सकता है वो अभिसाक्षी को बुला ले एक बार, अभिसाक्षी आपके सामने है तो प्रॉपर्टी आपके ट्रांसफर आपके नाम हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत आपको कोई शक शुबा इसमें लगता है तो न्यायालय से इस को और प्रमाणित करा ले, प्रमाणित करा दें। प्रमाणित करने के बाद फिर आसानी से आपके नाम ये स्थानांतरण हो जाएगी। आज के परिचर्चा में बस इतना ही। देवलाल जी, आपको इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।